नमस्कार। उत्तराखंड खास खबर देखें। अब सब मैं हूं आपके साथ साहिल कीर्ति। और राज्य में हेली सेवा में संचालित हेलीकॉप्टर की सुरक्षित उड़ान के लिए मानक प्रचलन एसओपी का खाका तैयार कर लिया गया है। साथ ही जल्द ही गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति एसओपी के लिए अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा में हेलीकॉप्टर हादसा और रोकने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने हेली सेवा संचालन के लिए एसओपी बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इस विषय पर बात करते हुए संजय सिंह टोलिया ने कहा कि 15 सितंबर से सहस्त्रधारा से हमारी 2 धामों के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ शटल सर्विस शुरू होने जा रही है। इसके लिए हमारे विभाग ने डीजीसीए विभाग को एसओपी भेज दी है, ताकि भविष्य में कोई घटना हो तो उसको लेकर हेलीकॉप्टर को सिलोमीटर पीजीजेट कैमरे से लैस किया जाएगा। पिथौरागढ़ के लिए भी जल्दी सेवा शुरू कर दी जाएगी। चूँकि कुछ दिन पहले की जो बात है कि 2-4 एक्सीडेंट जो हमारे हुए थे, उसमें 2 तो खैर माइनर थे, बहुत ज़्यादा उनमें वो नहीं था, लेकिन 2 में कुछ लोगों का निधन भी हुआ था। उससे उस संबंध में हमारी केंद्रीय जो मोका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से और इनके सीएम सर ने भी उनसे बात की थी, हमारे सेक्रेटरी सर ने भी बात की थी, यहाँ के उनके जेएस भी हमारे वहाँ हुए थे, तो कई बिंदुओं में से बात हुई थी। और इसमें हमने बद्रीनाथ केदारनाथ और सहस्त्रधारा के लिए जो एक एसओपी है जिसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं, उसको हमने डीजीसीए को भेज दिया। इसके अतिरिक्त डीजीसीए ने जो हमसे बोला था उस वक्त पे, इनसे काफ़ी मीटिंग होने के बाद कि आप सिलोमीटर है, मैट है, पीटीजेड कैमरा है, तो वो प्रगति हमारी है। और 15 सितंबर से जब हमारी फुल स्विंग में यात्रा शुरू हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें हमारी वैली में लग जाएंगी, केदारनाथ और पूरी वैली में लग जाएंगी, जिससे इन हादसों का होना अब हादसे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कई चीज़ें हमारी जो मौसम का भी बताती हैं, और सिलोमीटर है उसको उसके आगे का क्या रूट रहेगा, और जो पीटीजेड कैमरा है उसकी भी काफ़ी एक वो रहती है कि कम से कम, और वीएचएफ सेट्स भी हमने दिए हैं, जिससे हमारी यात्रा एक मतलब सेफ तरीके से हमारी यात्रा ये पूरी हो सके। चलिए आपको पिथौरागढ़ लिए चलते हैं, उत्तराखंड के, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो संबोधन दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखिए। भाई गणेश भंडारी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री जितेंद्र प्रसाद जी, मेयर पिथौरागढ़ कल्पना देवलाल जी, महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी वीरेंद्रानंद जी महाराज, संरक्षक मेला कमेटी वीरेंद्र बोरा जी, पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपिका बोरा जी, नरेंद्र धामी जी, ब्लॉक प्रमुख डीडीहाट, भगवान सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष मेला कमेटी, जगत सिंह खाती जी, धन सिंह धामी जी, ललित सौर्य जी एवं यहाँ पर उपस्थित मेला कमेटी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी सदस्यगण और दूर दूर से आज इस मोस्टमानू मेले में आए हुए हमारे सभी जनपद पिथौरागढ़ के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी कलाकार बंधु, मैं आज इस अवसर पर भगवान मोस्टमानू के चरणों में शीश नवाकर प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की अविरल धारा प्रवाहित होती रहे। भाइयों बहनों, मुझे खेद है कि खराब मौसम के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से आज इस इतने शानदार, भव्य और दिव्य मेले में सम्मिलित नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि तकनीकी के माध्यम से आप सभी के साथ वर्चुअल रूप से जुड़कर मैं इस अद्भुत उत्सव का साक्षी बन रहा हूं। आप सबका आज इस मेले में जोश देखकर, उत्साह देखकर,
छोटे बच्चों की उमंग देखकर सच में मैं उसको महसूस कर पा रहा हूं कि आप सबके मन में किस प्रकार से आनंद का अनुभव हो रहा है। आज के इस अवसर पर हम पिथौरागढ़ जनपद के 62 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 55 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं पर्यटन से जुड़ी विभिन्न विकासपरक योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने के साथ ही हम भगवान मोष्टमानु मंदिर के सौंदर्यीकरण के कार्यों का शिलान्यास भी कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी योजनाएं न केवल पिथौरागढ़ क्षेत्र के सभी नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन में भी अहम योगदान देंगी। भाइयों बहनों, मोष्टमानु देवता वर्षा का देवता माना जाता है। जब कभी क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो यहाँ के लोग मोष्टा देवता की आराधना करते हैं और देवता भी अपने भक्तों की साधना से प्रसन्न होकर समय पर वर्षा करके हम सबको संजीवनी प्रदान करते हैं। सदियों से मेला हमारी आस्था, विश्वास और समृद्ध परंपराओं का प्रतीक है, जो हमारे प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के संघर्ष और साधना को प्रदर्शित करता है। ये केवल एक धार्मिक एवं पारंपरिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। ये न केवल हमारे पूर्वजों की महान परंपराओं का हमें स्मरण कराता है, बल्कि कृषि, पशुपालन से जुड़े हमारे ग्रामीण जीवन की विशिष्टताओं को भी दर्शाता है। मैं भी बचपन से ही इस मेले में आया करता था। यहाँ के लोकगीतों की मधुर धुन, लोक नृत्यों की उमंग और पारंपरिक व्यंजनों की सुगंध आज भी मेरी स्मृतियों में उतनी ही ताजा हो मानो कल ही की बात हो। मेरा मानना है ऐसे आयोजन हमारी समृद्ध परंपराओं को संजोए रखते हुए उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में अनेक उल्लेखनीय और ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। चाहे अयोध्या में 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर का बनना हो, महाकाल लोक के निर्माण का हो, या बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के नवनिर्माण, पुनर्निर्माण का हो, या हमारे भगवान महादेव के पवित्र स्थल आदि कैलाश की यात्रा का प्रारंभ होना हो। आज हमारी धार्मिक विरासतों को दिव्यता और भव्यता के साथ पुनर्स्थापित कर देश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई दिशा प्रभावित की जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी उत्तराखंड के समग्र विकास के साथ साथ धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण और निर्माण के लिए भी और हमारी पहचान को सुरक्षित रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड के स्थित कुमाऊं के पौराणिक मंदिरों के भी पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार इस पवित्र स्थल के सौंदर्यीकरण हेतु लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य करवाए जा रहे हैं। साथ ही जहां एक और यहाँ कैफेटेरिया एवं व्यू पॉइंट का निर्माण कराया है, वहीं चंडिका मंदिर मार्ग पर कियोस्क और पशुपतिनाथ मंदिर में योग धाम का निर्माण कार्य भी कराया गया है। यही नहीं, हम 6 करोड़ से अधिक की लागत से गंगोली हाट में हाट कालिका मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी करवा रहे हैं। वहीं 43 करोड़ रुपए की लागत से बजेटी शनि मंदिर, हनुमान मंदिर तथा लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप आधुनिक पार्किंग स्थलों का निर्माण भी किया जा रहा है। हम पारंपरिक और पौराणिक मेलों के मूल स्वरूप को यथावत रखने के लिए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ सहित संपूर्ण क्षेत्र के, संपूर्ण जनपद के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। जहां एक और 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से
पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आप सभी को ध्यान होगा, जब मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हुई थी उसका बजट 400 करोड़ रुपए का था। उसमें लगभग 350 करोड़ रुपए की धनराशि की हमने बढ़ोतरी की है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ के एक भी व्यक्ति को अपने चिकित्सा के लिए, स्वास्थ्य के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े। उसको सारी सुविधाएं सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के जिला केंद्र पर उपलब्ध हों। वहीं भाइयों बहनों, 34 करोड़ की अधिक लागत से लेलू स्पोर्ट्स कॉलेज में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में लगभग 21 करोड़ की लागत से 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने जहां एक और क्षेत्र में महिला अस्पताल के उच्चीकरण के साथ साथ पुलिस प्रशासनिक भवन एवं फायर ब्रिगेड कार्यालय का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है, वहीं 25 करोड़ रुपए की लागत से अस्कोट, गंगोलीहाट और धारचूला में नए बस स्टेशनों के निर्माण के साथ ही पिथौरागढ़ में रोडवेज वर्कशॉप का निर्माण कार्य भी कराया है, जिसका आज ही लोकार्पण किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 327 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से क्षेत्र में विभिन्न सड़कों का निर्माण कार्य भी गतिमान है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार ने पिथौरागढ़ को हल्द्वानी, देहरादून और दिल्ली से हवाई सेवा द्वारा भी जोड़ा है। शीघ्र ही यहां से मुंशियारी के लिए भी हेली सेवा प्रारंभ की जाएगी, जिससे स्थानीय जनता के साथ साथ पर्यटकों को भी बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को 450 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक रूप से स्वरूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार के बीच एमओयू हस्ताक्षरित हो चुका है, जिस पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ हो जाएगा। जहां अभी हमारा छोटा हवाई जहाज आ रहा है, आने वाले समय में आप सबको हमारा ये प्रयास है कि आप सबको दिल्ली से हो या देहरादून से 72 सीटर हवाई जहाज का आनंद लेने का भी अनुभव प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त टनकपुर से बागेश्वर तक रेल लाइन का बरसों पुराना सपना भी अब साकार होने की ओर अग्रसर है। 48,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस महत्वाकांक्षी परियोजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है। जल्द ही इस रेल योजना पर भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने के लिए, स्थानीय अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। इसके अलावा हम स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इन योजनाओं से न राज्य में केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि के क्षेत्र के संभावनाओं के अनेक द्वार खुल रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने राज्य के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं, जिन्हें पूर्व की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हमने जहां एक और देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का भी ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखंड में पिछले 3.5 वर्षों में लगभग 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में जहां एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, वहीं दंगा रोधी कानून लागू किया है और लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 7,500 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही हमने करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक
अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। यही नहीं, हम प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी हमने लागू किया है, जिससे राज्य की मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों। जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में मोर्चा टीम ने राजकीय इंटर कॉलेज डाक पत्थर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवन की जर्जर हालत देखकर टीम ने गहरी चिंता व्यक्त की। वर्तमान में लगभग 500 छात्र छात्राएं यहां अध्ययनरत हैं, जबकि पूर्व में छात्र संख्या 1500 से 2000 तक रहती थी। बजट और देखरेख के अभाव में विद्यालय भवन खंडर में तब्दील होता जा रहा है। विद्यालय भवन की जर्जर हालत को देखते हुए अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय अथवा किसी अन्य विद्यालय में भेजने को मजबूर हैं। मोर्चा ने विद्यालय की मरम्मत, साज सज्जा और सुरक्षा हेतु अन्य विभागों से भी बजट उपलब्ध कराने की बात कही। इस दौरान मोर्चा महासचिव आकाश पवार, विजयराम शर्मा, दिलबाग सिंह, हाजी असद, सलीम मुजीबुर रहमान, प्रवीण शर्मा, पिन्नी आदि टीम मौजूद रहे। रुड़की का लंडोरा नगर पंचायत की सरकारी भूमि पर लगातार हो रहे अवैध कब्जों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। आरटीआई कार्यकर्ता जुल्फकार ने इस मुद्दे को उठाते हुए नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को लिखित शिकायत भेजी है। जानकारी के अनुसार लंडोरा के गादारोना मार्ग पर स्थित खसरा नंबर 698 पर अवैध निर्माण कार्य पहले से ही हो चुका है और फिर से अवैध निर्माण तेजी से चल रहा है। जुल्फकार का कहना है कि यह भूमि नगर पंचायत की सरकारी संपत्ति है, जिस पर कुछ लोग कब्जा कर निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने अधिशासी अधिकारी से मांग की है कि इस निर्माण कार्य को तुरंत रोका जाए और कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैंने जो एप्लीकेशन दी है सरकारी संपत्ति को लेकर दी है, खसरा नंबर 698 है, जो उसपे 3 महीने से लगातार विवाद चला आ रहा और उसमें 6 सभासद द्वारा भी शिकायत करी गई उस नंबर की, उसमें खोल दी गई थी कि 698 में जो है वो खोले का नंबर है, सरकारी संपत्ति है। और ईओ को बार बार वो ईओ को फोन करते हैं तो ईओ भी कह देता है कि भाई मैं जमीन के बारे में कुछ जानता ही नहीं। तो जमीन नगर पंचायत की और नगर पंचायत मालिक, और उसे ईओ साहब का कहना है कि मैं उसे जानता ही नहीं है। तहसील जाने की तहसीलदार पटवारी जी को कल फोन करा तो उन्होंने कल आके निर्माण कार्य को रुकवा, सुबह फिर निर्माण कार्य धजलने से 3 मिस्त्री लगे हुए, बाउंड्री कर दी 6 फुटी। तो इसका मतलब है तो इसमें कुछ धांधली लग रही है, तो कुछ नगर पंचायत के। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में साइबर ठगी के मास्टरमाइंड रोहित सोनी को पुलिस ने रुद्रपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित था और मध्य प्रदेश, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं। ये गिरोह म्यूल बैंक खातों के जरिए करोड़ों की साइबर ठगी में संलिप्त था। पूर्व में गिरोह के साथ अन्य आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनके पास से मोबाइल, एटीएम, चेकबुक, दस्तावेज आदि बरामद हुए थे। रोहित के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी था। पुलिस ने ठगी से जुड़े अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। मई माह में 29 तारीख को वादी हरवंश लाल द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनके एसबीआई बैंक किच्छा रोड के खाते से लगभग 55,000 रुपये साइबर धोखाधड़ी से निकाल लिए गए हैं। इस आधार पर कोतवाली रुद्रपुर में अपराध पंजीकृत किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा अपराधियों की धरपकड़ हेतु कार्रवाई की गई और साइबर ठगी से संबंधित सभी 7 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। उनके पास से भारी संख्या में मोबाइल, एटीएम कार्ड, बैंक के चेकबुक व अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। इसी मामले में मुख्य अभियुक्त रोहित सोनी, जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है, उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। इस पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और मेरे द्वारा गिरफ्तार करने वाली टीम को 10,000 रुपये का इनाम। जिला प्रशासन देहरादून ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण को हटा दिया गया है। नवादा परिसर में जंगल में अवैध निर्माण कर बनाई गई मजार को आज ध्वस्त कर दिया। जिला प्रशासन को शिकायत प्राप्त हुई थी कि नवादा में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण कर मजार बनाई गई है। इस मजार को लेकर विभिन्न संगठनों द्वारा जिला प्रशासन से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। जिला प्रशासन ने मजार के संरक्षकों को नोटिस जारी किया। नियत प्रक्रिया के अंतर्गत आज नगर मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह एवं उप जिलाधिकारी सदर हरिगिरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से उक्त अवैध ढांचे को ध्वस्त कर दिया। विद्यालय प्रशासन ने भी इस अवैध निर्माण की शिकायत जिला प्रशासन से की थी।
जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई। वन विभाग, पुलिस के अधिकारी सहित जिला प्रशासन के अधिकारी कार्मिक उपस्थित रहे। बागेश्वर जिला मुख्यालय के 84 इलाके में सरयू नदी के किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू टीम ने शव को नदी से बाहर निकाला। बाद में महिला की शिनाख्त बसंती देवी, 62 वर्ष, पत्नी राधेश्याम, ग्राम फटगली, हाल निवासी कठाया तोबाड़ा, वार्ड बागेश्वर के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जनपद बागेश्वर नगर पालिका के ज्वाला देवी वार्ड स्थित पूर्व प्रशासनिक अधिकारी डीएम ऑफिस बालम बिष्ट के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में गुलदार की दस्तक कैद हुई। परिवारजनों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मचा। वार्ड मेंबर नीमा जोशी और स्थानीय वार्डवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से आबादी के पास अंधेरे गलियों, रास्तों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाने की मांग की। वन विभाग से गुलदार ग्रस्त एरिया में वन कर्मियों द्वारा गश्त लगवाने एवं पिंजरा लगाकर इन गुलदारों को पकड़ने की मांग की गई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने बुधवार को देहरादून, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और देहरादून में भी आज भारी बारिश की संभावना है, जबकि राज्य के अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में बारिश का प्रभाव अधिक रहेगा। इसके साथ ही 28 और 29 अगस्त के लिए तेज बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने सतर्क रहने और आवश्यक सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है। देखिए, आज 27 अगस्त हो गई है, तो आज उत्तराखंड में कह सकते हैं अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिल सकती है। आज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं जैसे बागेश्वर है, देहरादून है या नैनीताल जनपद में इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा मिलने की संभावना है। कल 28 और 29 को जो है उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि 28 तारीख की जो है रात से एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। तो 28 तारीख को जो है शाम या रात से कह सकते हैं कि जो हमारे पिथौरागढ़, बागेश्वर या चमोली जनपद है 28 तारीख को, वहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा भी मिल सकती है। जबकि जो रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून या नैनीताल जनपद है, यहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 29 तारीख में भी जो है हमारे जनपद है जैसे पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल या देहरादून है, यहाँ कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जिसके लिए इनको ऑरेंज में भी रखा गया है। और जो अन्य पर्वतीय जनपद है जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, यहाँ पे कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो आगे भी देखेंगे 30-31 में भी जो उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद हैं वहाँ पर कहीं कहीं जो है भारी वर्षा मिलती रहेगी। इक्का दुक्का स्थानों में भारी वर्षा मिलने की संभावना है। तो अगले जो है 4-5 दिनों में कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड में मानसून की गतिविधि है वो सामान्य। उत्तराखंड खास खबरें फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।